हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सर एटॉमिक रेडियस। भाई ये जो टॉपिक है हमारा एक्चुअल में हम ये किस किस के काम आएगा। ये काम हमारा बीएससी फर्स्ट सेम जो आपकी यूनिट थर्ड दे रखी है उसमें ये हमारा टॉपिक है। 11th-12th में, नीट में, आईटी जेई में बिल्कुल भाई हम करने वाले हैं कंसेप्चुअल पार्ट, यानी कि किसी भी टॉपिक का एकदम बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट समझने वाले चीजें होती क्या है, कौन कौन चीजें इनको अफेक्ट करती हैं और कैसे इनका मतलब जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट कर पाता है। यानी इसमें हम इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं एटॉमिक रेडियस क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उसका पीरियड ट्रेंड्स क्या है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं सर पीरियड टेबल है, उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। क्या होता है सर एटॉमिक रेडियस में, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ने वाला, कैसा, वो सारी चीजें देखने वाले। स्टार्ट करें भाई, हमारा टॉपिक है आज का एटॉमिक रेडियस। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस हमें पढ़ना सर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पढ़ने से पहले एक चीज मान लो, हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज में जब हम किसी एटम की बात सुनते हैं ना तो सर आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, एटम एक्चुअल में होता कैसा, देखने में कैसा, एक गोला टाइप है, स्फेरिकल शेप होती है। किसी भी गोले को मान लीजिए भाई, कोई भी गोला है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटम बोल रहे हैं, वो 3D स्ट्रक्चर। आपसे ये कहता ठीक है सर एटम हमारा क्या है, गोले टाइप हो गया। क्या देखना है हमें, रेडियस। सर रेडियस तो हमें बचपन से आती है, आती नहीं आती है। क्या होता है रेडियस, सर त्रिज्या बोलते हैं ना। अगर कोई भी सर्किल मैं बना दूं, मान लीजिए जैसे मैंने क्या किया, कोई भी सर्किल मैंने बनाया, ठीक है सर ये रहा सर्किल। भाई ये तो गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं, छोटा सा बना देता हूं। ये मेरा सर्किल है। सर्किल की रेडियस क्या होती है सर, सेंटर से लेकर कहां तक की डिस्टेंस भाई, इसकी सर्कमफेरेंस, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसी को तो भाई रेडियस बोलते हैं, दैट इज नोन एज रेडियस। ये तो आपको सबको पता है कि रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। किसी भी सर्किल के अंदर या फिर कोई सर्किल हो या स्फीयर हो, उसके केंद्र से परिधि यानी कि सेंटर से लेकर कहां तक की डिस्टेंस, हमारा जो सर्कमफेरेंस होता है वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं भैया, रेडियस बोलते हैं। ये तो सर किसकी बात रही, ये बात रही किसी भी सर्कल की या स्फीयर की। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एटम की। भाई एटम का भी तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में, यानी अपना जो भी हमारा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो सीरीज है भाई, आप जाके देख सकते हो उसे। वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी सर, अगर आपको किसी भी एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर जानना है तो क्या होता है, हमारा बीच में हमारा एक न्यूक्लियस होता है, सही है। और उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं भैया, उस न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाती है हमारे पास सेल, यही तो होता है। और इन सेल में कौन होता है, इन सेल में सब सेल भी होती हैं, है ना, ऑर्बिटल्स भी होती हैं जिनमें हमारे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो भाई एक चीज देखो, जो हमारा एटम है ये एक स्फीयर की तरह होगा, नहीं होगा, 3D शेप में अगर हम देखो ये गोला टाइप हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई भी रेडियस पता करूं, भाई रेडियस का पता कैसे करूंगा, ये तो डिपेंड करता है भाई किस चीज पर, इसके अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई इनके अंदर जो होंगे हमारे सब सेल में ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे नहीं घूमेंगे, बिल्कुल घूमेंगे सर। लेकिन एक और चीज होती है सर, हम कहना चाहेंगे भाई अगर ये स्फीयर होता तो हम बोल देते सेंटर से सर्कमफेरेंस यानी परिधि तक की दूरी को हम क्या बोल देंगे, उसकी रेडियस बोल देंगे। लेकिन एटम भी हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह फिक्स नहीं रहते, मूवेबल होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन बोलना चाहें तो सर डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, फिर डेफिनेशन को एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि सेंटर से लेके सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन, उसके बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस होगी। भाई आप तो कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन हमारा फिक्स ही नहीं रहता, वो तो घूमता रहता, तो इस चीज को फिर कैसे मेजर करेंगे। यही प्रॉब्लम होती है कि हम किसी भी एटम की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि हमारा एग्जैक्ट हमारी रेडियस इसकी क्या होती है। ये रेडियस हम डिवाइड्स करते हैं ना जब टाइप्स बताते हैं, जैसे कि रेडियस हमारे कितने टाइप की हो सकती है सर, रेडियस हमारी आयनिक रेडियस हो सकती है, या रेडियस हमारी कोवेलेंट रेडियस हो सकती है, या रेडियस हमारी मेटालिक रेडियस हो सकती है, या रेडियस हमारी वॉन्डवाल रेडियस हो सकती है। उस केस में हम किसी भी एटम की एटॉमिक रेडियस को बता सकते हैं। लेकिन अगर हम सीधे एटम देते हैं, हम बोले भाई रेडियस क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन एवरेज वैल्यू जरूर बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन की एवरेज वैल्यू निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज हमारी क्या होगी, हमारी हम बोल सकते हैं सर
एटॉमिक रेडियस होगी। अगर सर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो फिर कैसे लिखूंगा मैं? एटॉमिक रेडियस तो मेरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं बोल सकता हूँ एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द outermost electron in outermost cell। मतलब नहीं समझ में आया सर? एक वर्ड और ऐड कर लीजिए यहां पर, और वो एक वर्ड कौन सा भाई? वो एक वर्ड है हमारा एवरेज डिस्टेंस। क्या होगी भाई? एवरेज डिस्टेंस। बस ये ऐड कर। एवरेज डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है सर? एक एवरेज डिस्टेंस है हमारे न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाली सेल में रहता है, उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। सर फिर से देखना क्या कहना चाह रहे हैं? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन, भाई एवरेज डिस्टेंस का मतलब एवरेज दूरी किसके बीच की? द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, जो कि सबसे कहां है? सबसे बाहर वाली सेल के सब। देखो हमने बोला सर एटम का रेडियस क्या होगा? एटम होगा, एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन है? हमारे पास सेल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस से कहां तक की दूरी हम पता करें भाई? डिस्टेंस तो हम न्यूक्लियस से निकालेंगे ना। अब न्यूक्लियस से कहां तक की दूरी? बहुत सारी सेल है, लेकिन सबसे बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा, सबसे बाहर वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा, उनकी एवरेज वैल्यू क्या कहलाती है भैया? एटॉमिक रेडियस कहलाती है। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सीधे सीधे है। एटम में न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली सेल के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की एवरेज डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। चलिए सर इतनी बात हमें समझ में आ गई एटॉमिक रेडियस। सर बात ये होती है कि एटम का साइज तो सर बहुत छोटा होता है। एटम का साइज क्या होता है? बहुत छोटा होता है। सर इसको मेजर कौन सी यूनिट में किया? मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं? अरे सर ये तो बहुत बड़ी यूनिट होते हैं। इनको जो मेजर किया जाता है मोस्टली वो किस में किया जाता है? इसको आप नोट कर सकते हो, वो होता है हमारा एंगस्ट्रॉम में मोस्टली किया जाता है, पिकोमीटर में। आपको जो भी वैल्यूज मिलेंगी नॉर्मली जो बुक्स वगैरह में कहीं भी मिलेगी, आपको एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में मिलेंगी। और ये यूनिट आपको पता होगा, 1 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो कितना होता है? 10⁻10 मीटर होता है भाई, 10⁻10 मीटर हो। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ 10⁻8 सेंटीमीटर होता है ना। और 1 पिकोमीटर की अगर मैं बात करता हूँ 10⁻12 मीटर होता है, और 10⁻10 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है इस चीज के बारे में। चलिए सर इतनी तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक काम करते हैं सर, चलो एटॉमिक रेडियस समझ में आ गई, अब ये बता दीजिए एटॉमिक रेडियस को कोई चीज अफेक्ट कर सकती है क्या? हम किसी चीज को बढ़ाएं या घटाएं या कुछ इधर उधर करें, क्या एटॉमिक रेडियस पर कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ सकता है। क्या पड़ेगा सर? पहले तो हमें जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है? एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करने वाले कारक। सर कौन कौन से होते हैं? पहला आप कहोगे सर पहला तो ऐसा बता रहे हो, बहुत सिंपल सा है, और दैट इज साइज ऑफ एटम। क्या भाई? साइज ऑफ एटम। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। लॉजिकली हमारे पास ये है, क्या है लॉजिकली भाई? ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है और इसका साइज ये है, दूसरा मेरे पास ये न्यूक्लियस है और इसका साइज ये है। भाई एटॉमिक रेडियस किसमें बड़ी होगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाहिर सी बात है, यहाँ तक की दूरी और इसमें यहाँ तक की दूरी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी? ये तो आपने नॉर्मली जो था वही उतार दिया। मतलब हम अगर बात करें सर रेडियस की, तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। भाई एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटम का साइज जितना बड़ा होगा, उसकी रेडियस भी उतनी ही ज्यादा होगी। सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारी लॉजिकली और सिंपल सी बात थी जो हमने कर ली। अगला फैक्टर बताइए सर जो अच्छा है काम का भी। अगला हमारा यानी दूसरा फैक्टर है सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत बेहतरीन फैक्टर है जो हमारा एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर इस टॉपिक को और इसके बाद जो फैक्टर है उस टॉपिक को, दोनों को हम डिटेल करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। जो इनके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे उनमें आने वाले हैं।
तो वहां पर हम डिटेल करेंगे कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहां पर इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझना बहुत जरूरी है। सर क्या होता है एक बार बता दीजिए। एक चीज बताओ, मैंने क्या किया है, मैंने काम कर लिया। सर क्या काम किया है, मेरे पास में एक न्यूक्लियस है, ये मेरे पास में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है सर, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके चारों ओर कौन है भाई, इसके चारों सेल है, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, बढ़ती जाएगी ना, बढ़ती जाएगी। सर एक काम करो, अब इन सेल में रहता कौन है ये बता दो। इन सेल में तो सर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई सब जगह पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे होंगे, सारे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। अभी मैं नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, कितने कितने भी हो सकते हैं भाई, हमें उससे मतलब नहीं है कितने हैं, फिलहाल मैं नॉर्मली रैंडमली बना रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है भाई, इतने मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ये भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना दिया, कहीं भी बना दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने बना दिया। अब होगा क्या, अब एक बात बताइए भाई, लॉजिकली सोच के बताओ, क्या सोचना है सर, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है सर, नेगेटिव होता है। और हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से न्यूक्लियस को कौन किससे दिखाते हैं, प्लस से। इसका मतलब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है सर, प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है सर, नेगेटिव चार्ज है। अब एक बात बताओ, इस पर जितना भी प्लस है, जितना कितना भी प्लस हो सकता है, अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, किसको खींचेगा भाई, पहला जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन अपनी फुल ताकत के साथ खींचेगा, जितना इसके पास अट्रैक्शन फोर्स है टोटल लगा देगा पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, अब मान लीजिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको खींचना, कौन से वाले, सबसे बाहर वाले को। क्या जितनी ताकत से ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उतनी ताकत से सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, सोच के देखो। जितनी ताकत से ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, क्या उतनी ही ताकत से ये सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है सर खींच क्यों नहीं सकता, जब उसके पास पॉजिटिव तो खींचेगा। क्वेश्चन ये हो सकता है सर कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, क्या हो सकता है गड़बड़, देख लेते हैं एक बार। भाई देखो सर, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि खींच सकता है या नहीं खींच सकता है, तो इसमें हमारे पास कुछ चीजें ये हैं। क्या है भाई, इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले पॉजिटिव के बीच कोई था नहीं था, आराम से खींच रहा है वो। लेकिन इस वाले नेगेटिव और इस वाले पॉजिटिव के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, बिल्कुल आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है सर, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, होता है, बिल्कुल होता है सर। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहां पर अंदर इस नेगेटिव के और इस पॉजिटिव के बीच में क्या बनना है सर, नेगेटिव की एक लेयर बन गई। क्या ये नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को आने देगा, नहीं आने देगा सर। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, रिपल्सन, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, बाहर की साइड, ये खींचेगा अंदर की साइड। भाई न्यूक्लियस खींच रहा है अंदर की साइड और इलेक्ट्रॉन बाहर है उसको बाहर की साइड, तो जितना उस पर अट्रैक्शन जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, क्या उस पर लास्ट वाले पे लग सकता, नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि सर ये तो लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं दे रहे। इसका मतलब इस पर इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगाने दे रहे। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज लग रहा है, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, जितना इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतना इस इलेक्ट्रॉन पर लग जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पा रहा है, इस पर सर कुछ ना कुछ कम लगेगा, उसी जितना लगेगा उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं समझना, एक और बार समझ। न्यूक्लियस है, यहां इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए मैं न्यूक्लियस हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, अपनी पूरी ताकत से खींचूंगा, कोई बीच में नहीं आ रहा। मैं कितना चार्ज लगा रहा हूं सर, मैं जो चार्ज लगा रहा हूं वो है मेरा न्यूक्लियर चार्ज, जितना मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज है मैं टोटल लगा दूंगा। लेकिन मान लीजिए मेरे से कुछ दूर पे खड़ा है कोई इलेक्ट्रॉन, अभी बीच में और भी इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी बीच में और भी इलेक्ट्रॉन आ गए, मैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको धक्का मारेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो जितनी ताकत से मैं पहले वाले इलेक्ट्रॉन को खींच सकता हूं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ना खींच सकता हूं भाई, उसमें नहीं खींच पाता, इतना नहीं खींच पाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो कम होगा।
उस पर अफेक्ट पड़ेगा न्यूक्लियर चार्ज पे, जितना इफेक्ट पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुझे लगता है भैया इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम बोलते हैं क्या, जेड इफेक्टिव से दर्शाते हैं। अब बात ये आती, सर एक बात बताइए हमें, क्या बताना है, मेरा जो एटॉमिक रेडियस है, मेरा जो एटॉमिक रेडियस है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाने से क्या हो, तुम खुद सोच के देखो। अगर कहीं पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी या एटॉमिक रेडियस घटेगी। भाई इसके लिए क्या करना है, सोचो भाई, मैं न्यूक्लियस हूं, है ना, मैं न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन है मेरा वहां, अभी मेरा चार्ज कम है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगा रहा हूं, तो कम खींच पाऊंगा। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा मैं उस इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अपनी ओर खींचता जाऊंगा। इसका मतलब ये है सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाऊंगा तो मेरी रेडियस क्या होती चली जाएगी, कम होगी ना। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाऊंगा, खींचूंगा बहुत तेज, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम। सर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ओह सॉरी, क्या लिख दिया, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, 1/Z इफेक्टिव। ठीक है, ओके। मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, ये एक दूसरे क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब आगे सर कोई और फैक्टर क्या, हाँ बिल्कुल, एक और बहुत ही बेहतरीन फैक्टर, इसका नाम है हमारे पास, क्या नाम है भाई, इसका नाम है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमारे पास है अगला भाई, क्या है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए भाई इस वाले इफेक्ट को भी देख लो सर, क्या होता है हमारा ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत सिंपल सा है भाई। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्ड मतलब कवर करना है ना। ये बिल्कुल रिलेट करता है किससे भाई, इससे। कैसे, सर न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने रोका। ये क्या कर रहे हैं बीच में, ये बीच में एक शील्ड बना रहे हैं भाई। क्या बना रहे हैं, एक शील्ड, एक स्क्रीन बना दी इसने, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये आने नहीं दे रहे, अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं ना भाई। इसी को बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक तरह की स्क्रीन बना दी ना, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर आने से रोक रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहे हैं, यही तो हो रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भाई, शील्डिंग इफेक्ट। अब तुम खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो, अगर ये शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा तो मेरे एटॉमिक रेडियस पर क्या फर्क पड़ेगा भाई। अगर मेरा ये शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को और बाहर की साइड फेंकेगा, बाहर की साइड फेंकेगा, बाहर की साइड फेंकेगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी मेरी, बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यह है सर, अगर किसी भी एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस का साइज भी बढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा भाई, तो हमारा सर एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है ये वाला फैक्टर भी आपको सीधे सीधे समझ में आ गया हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ने फैक्टर्स पढ़ लिए, अब जल्दी से हमें करना क्या है, अब हमें बता दी पीरियोडिक ट्रेंड। भाई हमको ये जानना है पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब है, अगर किसी भी सीरीज में कहां से कहां जा रहा है, हम जा रहे हैं अप टू डाउन जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ा है, कौन कौन से वेरिएशन है, वो सारी चीजें हमें समझनी है। तो मुझे लगता है ये तीनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होती है ये समझ में आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस में पहले हमने पढ़ा साइज ऑफ एटम, साइज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। सर अब हम बात करते हैं किसकी,
पीरियडिक ट्रेंड्स की। किसकी बात करेंगे भैया? पीरियडिक ट्रेंड। मतलब सर किसी भी पीरियडिक टेबल है, हमें पता है सर पीरियडिक ट्रेंड का मतलब क्या है। पीरियडिक ट्रेंड का मतलब ये है, क्या मतलब है ये पीरियडिक ट्रेंड का? ये हमारे पास में ये पीरियडिक टेबल, हमारे पास में मान लीजिए ये पीरियडिक टेबल है। अब इसमें मैं पीरियडिक टेबल में कहां से कहां जा सकता हूं सर? हमें जो देखना होता है हम ये देखते हैं किसी भी पीरियडिक टेबल में इस तरह से। ये जो सीरीज है अप टू डाउन, अप टू डाउन, इन्हें हम बोलते हैं भाई ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? हम ग्रुप बोलते हैं, वर्ग ग्रुप बोलेंगे इसको, ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं जो लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट है ये मेरा राइट है, लेफ्ट से अगर मैं राइट की ओर जाता हूं तो इनको हम क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं हम क्या? पीरियड। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड यानी आवर्त। तो सर पीरियडिक ट्रेंड्स में हमें यही देखना है कि किसी ग्रुप में कहां से कहां जा रहे हैं? अप से डाउन यानी ऊपर से नीचे जाएंगे, और किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट यानी आपने कहा बाएं से दाएं जाएंगे। तो उस केस में हमारी जो एटॉमिक रेडियस है वो सर बढ़ेगी या घटेगी? इसका क्या कारण है वो सारी चीजें देखते हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं हम अपना क्या? पीरियडिक ट्रेंड। चलिए पीरियडिक ट्रेंड की बात करते हैं। तो पीरियडिक ट्रेंड में यहां पर देखिए कौन कौन सी चीज है सर? दो चीजें हमें देखनी है। पहली कौन सी चीज देखनी है? नंबर 1 किसमें? इन ग्रुप। बहुत सिंपल सी चीजें भाई, थ्योरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझो भाई। अगर कंसेप्ट माइंड में भरा केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग और आसान हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाएगी। चलिए काम करते हैं, हम यहां बात करते हैं अपना क्या? ग्रुप में भाई। ग्रुप में मुझे एक चीज पता चल गया। क्या पता चल गया सर? ग्रुप में हम सबसे पहले तो अप टू डाउन जाते हैं। कहां से जाते हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक, यही जाते हैं ना भाई, अप टू डाउन जाते हैं। भाई ऊपर से नीचे जाने पर होता क्या है सर? साइज में फर्क क्या है? एटम साइज बढ़ेगा या छोटा होगा? ये सब हम कैसे पता करेंगे सर? इसके लिए ना मैं एक काम करते हैं, हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, तो कंसेप्ट समझ रहे हैं तो कंसेप्चुअल चीजें हमें पढ़ना जरूरी है भाई। एक किसी भी पीरियड को ले लो, किसी भी ग्रुप को ले लो। मैंने एक ग्रुप को उठा लिया फर्स्ट को, क्या था? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। भाई ऐसे होता है ना, और नीचे फ्रांसियम। इतना ही रहने देता है, काफी है। क्या कहना चाह रहे हो सर इसमें? कहना क्या चाह रहा है अभी पता चल जाएगा, है ना। देखिए हमें पता है सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, इसका 19 होता है, 37 होता है और इसका 55 होता है। ये तो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये सब हम पहले ही बता चुके हैं अपना बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में। आपको नहीं पता तो भाई जाके देख लो, ठीक है। और पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको प्लेलिस्ट मैंने आराम से बना रखे हैं, वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेक्चर्स को। आप डायरेक्ट जाएंगे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट सबकी है। जो मतलब की चीज है उठाओ और करो क्लियर भाई। यहां पर देखो, अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं क्या बन जाएगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 हो जाएगा। लिथियम का करूंगा कितना हो जाएगा? 1s1, 1s2, 2s1 हो जाएगा। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s1। इसका पोटेशियम करूंगा क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। भाई यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर एक चीज देखना, क्या दिखाना चाह रहे हो? यहाँ पर क्या है भाई? मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ, इसके पास कितनी सेल है सर? एक। इसके पास 1s और एक 2s। 1s अलग होता है, 2s अलग होता है। ये 1 2 3, ये 1 2 3 4। भाई एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी? हमारे पास में कोई भी न्यूक्लियस होता है, हमने ये पढ़ा था सर। हमारे पास में मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होती है भाई? इस न्यूक्लियस के चारों ओर होते हैं हमारे पास सेल। इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होता है हमारे पास? सेल होती है। जैसे ये पहली सेल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, पांचवी, छठी, सातवीं हो सकती है हमारी, है ना, 7 तक ही होती है मोस्टली। और इनमें पहली वाली सेल में कौन कौन रहता है हमारा? 1s रहता है। दूसरी में कौन रहता है? 2s और 2p रहता है। तीसरी में कौन रहता है? 3s, 3p, 3d रहता है। फोर्थ में कौन रहता है? 4s, 4p, 4d, 4f। यही तो होता है। 5 में इसी तरह से रहते हैं भाई। यहां पर कहने का मतलब है जो नंबर की सेल है उसमें उतने ही रहते है ना। तो यहां पर एक चीज देखिए, हाइड्रोजन देखो पहले वाली सेल में केवल 1s आता है, दूसरे में 2s 2p, यानी कि 2s और 2p एक ही सेल के अंदर आते हैं। तीसरे में 3s 3p 3d, ये एक ही सेल के अंदर आते हैं।
4s 4p 4d 4f ये एक ही सेल के अंदर आते हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं इसमें एक ही सेल है, 1s अलग सेल में आता है, 2s अलग में आता है, तो ये एक सेल, इसमें कितने हो गए 2, इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने हो गए 4। सर आगे अगर मैं बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन पे कितना आ जाएगा 5s1, पर इसका करूंगा तो कितना आ जाएगा 6s1। टोटल नंबर ऑफ सेल देखो इसमें 1 2 3 4 5 6। सर मैं हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो क्या होगा सर, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के चार और कितनी सेल होंगी भाई, उस न्यूक्लियस के चार और एक सेल है ना। अगर मैं लिथियम की बात करूं भाई, लिथियम की अगर मैं बात करता हूं तो एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के चारों में कितनी सेल होंगी सर, 2 सेल होंगी। न्यूक्लियस के चारों में एक और एक 2 सेल। सर सोडियम की बात करना, सोडियम की अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों में कितनी सेल होंगी भाई, देखना सोडियम में 1 2 3, सर 3 है, 1 2 3। सर एक बार पोटेशियम की भी देखना, पोटेशियम की अगर मैं बात करूं भाई न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है इधर बना देता हूं ये न्यूक्लियस, और इसमें कितनी सेल है भाई, पोटेशियम में हमारे 1 2 3 4 है सर, 1 2 3 4। क्या नजर आ रहा है, एक चीज देखना, जब मैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाता हूं, अप टू डाउन जाता हूं, किसी भी एटम में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं। भाई सेल बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, और सेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। बस यही करना है भाई। इसका मतलब क्या है सर, हमने ये सीख लिया, क्या सीख लिया, हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो क्या बढ़ता है भाई, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। क्या होते हैं भाई, इंक्रीजेस मतलब बढ़ते हैं, है ना। और दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए तो क्या होगा सर, उससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से क्या होता है, साइज इंक्रीजेस, साइज भी बढ़ता है सर। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा, और अगर सर साइज बढ़ गया तो उससे क्या होगा, उससे ही तो हमारा फाइनल आंसर आना है। क्या आना है सर, साइज बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है, हमने जान लिया एटॉमिक रेडियस साइज में इफेक्ट करती है। तो सर इसी तरह से आपको जानना है वीडियो ट्रेंड में इन ग्रुप अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। तो सर पहला फंडा हो गया, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक फंडा आता है सर यहाँ पर, और वो एक फंडा क्या आता है, हम जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने आपसे बोल दिया सर मेरे पास में क्या है हाइड्रोजन, किसी भी एक ग्रुप की बात करूं, हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है, लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे लिखता हूं हाइड्रोजन या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर इनमें साइज किसका बड़ा होगा, सर इनमें साइज सबसे बड़ा होगा किसका, सीजियम, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी। तो कुछ इस टाइप से होगा। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये किसका हो गया भाई, ये हो गया हमारा रेडियस का। किसी और अदर का ले लीजिए, मान लो मैंने कर दिया फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटाइन, यही आता है ना। अगर मैं इनकी साइज की बात करता हूँ तो साइज किसका भाई, एस्टेटाइन का बड़ा होगा। भाई यही तो कहानी हो जाएगी। ये किसका हो गया हमारा, रेडियस का क्रम हो गया। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर अब बात आती है हमारी किसकी, सर एक ग्रुप हमारा ऐसा होता है जिनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और वो ग्रुप को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो वो यहां पर देखिए, मैं देख पा रहा, आई थिंक सबको देख पा रहा हूं। देखिए आप लोगों को देख पा रहा है। सर ये मैंने आपको ले रखा है, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। अगर इनका एटॉमिक नंबर आपको देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, इसका साइज वगैरह, हाँ अगर आपको नहीं दिख पा रहा तो क्वालिटी बढ़ा लेना, वैसे दिख जाएगा सब कुछ। देखो अगर मैं ऊपर बात करूं हाइड्रोजन के साइज की, इसका साइज और एटॉमिक रेडियस, देखो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये हमारी एवरेज वैल्यू होती है। आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग भी दिख जाएगी। मैंने नॉर्मली बस एक चीज समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर से नीचे देखिए आप एक चीज, साइज हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का छोटा, लिथियम का बड़ा, सोडियम और बड़ा, पोटेशियम और बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम। ऊपर से नीचे क्या हो रहा है भाई, साइज बढ़ रहा है ना। इधर भी साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें सब में साइज बढ़ रहा है, बस एक चीज में वेरिएशन है, वो ये है। कौन सा ग्रुप है भाई, ग्रुप है हमारा ये 13वां ग्रुप। बोरॉन
बोरॉन का साइज जो है वो कितना है 80, एल्यूमिनियम का 143, गैलियम का 125। सर इससे यहां तक बढ़ा, इसके बाद घटी, फिर उसके बाद भी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। केवल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक जगह बीच में क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है, बाकी सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका रीजन हम अभी समझेंगे, अभी हम कुछ समझने वाले। देखिए सुनो, हर एक में आप किसी की भी वैल्यू देख लो, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। केवल एक जगह है गैलियम, केवल एक ऐसा है ये गैलियम जिसका साइज हमारा एल्यूमिनियम से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसका कारण क्या है, उसका कारण भी समझ लेते हैं भाई। इसका कारण ये है हमारे पास, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, देखो यहाँ पर कारण ये, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, भाई ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है। एक्चुअल में ये वाला ग्रुप यहां आना चाहिए था, थर्ड नंबर पे, बीच में डी ब्लॉक आ गया ना, जिस कारण डी ब्लॉक का भाई इधर से इधर जाने पर साइज कम होता है। साइज कम होने की वजह से इसको बोलते हैं हम डी कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे भैया, डी कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन। और डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो डी सीरीज इसके बीच में आ जाती है, इस डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से थोड़ा क्या होता है, छोटा। क्योंकि अभी हम पीरियड में पढ़ने वाला है, इधर से इधर जाने पर साइज हमारा कम हो जाता है, तो इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बाकी इसका रीजन हमारा डी कॉन्ट्रैक्शन है, बाकी कोई रीजन नहीं। बाकी सब में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज हमारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है सर, एक चीज होगी हमारी साइज का फैक्टर होगा। जल्दी से हमें लास्ट वाला बता दीजिए, और लास्ट हमारा क्या है, इन पीरियड। सर इन पीरियड में जाने पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, पीरियड में हम देख लेते हैं क्या फर्क पड़ने वाला हमारा। तो हमने किसमें सबसे पहले हमने जाना किसमें, इन ग्रुप्स में। तो इन ग्रुप्स में भाई क्या हुआ, ग्रुप में जब हम अप टू डाउन जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, साइज हमारा बढ़ेगा, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगी। अब हम देख लेते हैं किसमें, इन, हम जानते हैं इन पीरियड। भाई किसी भी पीरियड में, पहले बात तो ये बताओ कहां से कहां जाते हैं, ये आपको आना चाहिए। किसी भी पीरियड में सर हम कहां से कहां जाते हैं, हम जाते हैं भाई, हम जाते हैं भाई कहां से, लेफ्ट से राइट की ओर। सर लेफ्ट टू राइट, क्या लेफ्ट टू राइट, ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट चले। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ेगा। सर इसके लिए हमें कंसेप्ट समझना है, तो कंसेप्ट तो थोड़ा करना पड़ेगा, बस छोटी सी बात है, हम यहाँ पर करते हैं। जैसे लिथियम है हमारे पास, क्या है, लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, बोरोन, फिर क्या, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये सब एक ही पीरियड में आता है भाई, एक ही लाइन में आता है। इनके एटॉमिक नंबर भी आपको सबको पता होंगे। क्या होता है इसका, 3, 4, सॉरी हाँ 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 और 2s1। इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2। इसमें क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p1। इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p2। इसका क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3। इसमें 2p4, इसमें 2p5 और इसमें 2p10। मतलब कहने का सर एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं, इसमें एक सेल, दूसरी सेल, 1 2 1, ये दोनों एक ही में आते, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। सर कहने का मतलब ये है किसी भी ग्रुप में उस पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो भाई नंबर ऑफ सेल्स में कोई नहीं फर्क पड़ता, नंबर ऑफ सेल्स क्या रहते हैं, रिमेन सेम। भाई इधर देखो क्या देखना है हमें, देखना ये सर लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। भाई सेल्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना, कहां पड़ता है सर, फर्क यहां पड़ता है। जरा देखना, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे सेल्स तो उतनी है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सर एटॉमिक नंबर का बढ़ने का मतलब होता है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। किसका मतलब होता है, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। सर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो हम उसके बोलेंगे क्या सर, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा भाई, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से
एटॉमिक रेडियस का फंडा हमें पता है सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस उसको बहुत स्पीड से खींचेगा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब सर ये हो गया कि अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, एटॉमिक रेडियस हमारी हो जाएगी भाई डिक्रीज, मतलब कम हो जाएगी। इसलिए हमने बोला कि देखो सुन लो आप, हमने क्या बोला, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। लेकिन किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, सेल्स उतनी रहनी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी खींचने वाला चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब वो खींचने वाला चार्ज बढ़ेगा इधर से जाने पर, तो उसका अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो साइज क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सर वही बोला हमने, उसकी एटॉमिक रेडियस क्या होती चली जाती, कम होती चली जाती है। तो इस केस में आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि हम आपसे अगर कहें, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, तो सर इसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा भाई, इधर से इधर जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज क्या होता चला जाएगा, कम। यानी सबसे बड़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन एक चीज ये क्या कर दिया मैंने, फ्लोरीन से बड़ा साइज होता है सर नियोन का। इसका कारण ये होता है बिकॉज नियोन इज ए नोबल गैस, 10 होता है ना, 1s2, 2s2 और 2p6। सर इसमें जो बाहर वाली सेल है वो फुलफिल्ड होती है, फुलफिल्ड होने की वजह से इस पर इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता है, तो ये हमारा क्या होता है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जो फ्लोरीन के कंपेरेटिवली बड़ा हो। आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करने वाले हैं। मुझे लगता है कि जो कंसेप्ट मैंने समझाने की आपको कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। और भाई जितने लोग हैं, चाहे वो नीट हैं या फिर IIT JEE हैं या फिर 11-12 में पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन यानी BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जिनको जरूरत है भाई भेज दीजिए। और वैसे BSc फर्स्ट सेम के तो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कुछ टाइम बाद, बहुत हेल्पफुल रहेंगी सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें और भाई बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगला लेक्चर आपको जरूर मिल जाए।